हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं डी के व्यास एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस व्यास एजुकेशन मंच पर हमने इतिहास पढ़ाने का निर्णय लिया था। कल हमने एक क्लास ली दोस्तों, उसमें हमने प्रारंभिक इतिहास के बारे में, एशियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और एशियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जाना कि इतिहास का प्रारंभ, मानव की प्रारूप शुरुआत कैसे हुई और जो प्राक इतिहास काल है, उस प्राक इतिहास काल को कैसे हमने तीन भागों में विभाजित किया। एक पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और फिर उसके बाद में नव पाषाण काल। तीनों में जिन जिन का उद्भव हुआ हमने उसको पढ़ा। और अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत बड़ी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडस सिविलाइज, जिसे हम दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रादुर्भाव हम देखें तो लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। 3500 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ की ये प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, इसलिए सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता की क्रांति भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता की क्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता विश्व की अनेक ऐसी सभ्यताएं हैं जिन सभ्यताओं की समकालीन मानी जाती है। दोस्तों, हम बात करें मिस्र की सभ्यता। दोस्तों, हम बात करें मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता, यह सभ्यता नील नदी के आसपास, अर्थात नील नदी का जो अपवा तंत्र है उसके आसपास विकसित हुई। दूसरी बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में बात करें दोस्तों, जो दूसरी है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों, यह सभ्यता दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों देखें तीसरी, वो है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता दोस्तों, ये चीन की सभ्यता, ये हांगो नदी जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके आसपास विकसित हुई। और अब तीसरी बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु व सरस्वती नदियों का जो अफवाह तंत्र था उसके आसपास सिंधु सभ्यता विकसित हुई। दोस्तों, हम बात करें जो सिंधु सभ्यता है, ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है दोस्तों? कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस समय जो अत्यधिक मात्रा में जो उपयोग किया गया वो दोस्तों कांसे का उपयोग किया गया, इस कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो सर्वप्रथम दोस्तों 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के होने का अनुमान लगाया कि यहाँ एक ऐसी सभ्यता दबी हुई है जो कि बहुत प्राचीन हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद देखें 1834 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम है बर्गेस महोदय ने कहा कि भारत में एक प्राचीन ध्वस्त किला है। कैसा किला है? प्राचीन ध्वस्त किला है। लेकिन जो बर्गेस महोदय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि कितना प्राचीन है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खोज तो किसने की? चार्ल्स मैसन ने। जबकि भारत में एक ध्वस्त किला होने की बात किसने गई? बर्गेस महोदय ने गई। किसने गई दोस्तों? बर्गेस महोदय ने। दोस्तों, हमने बात की कि इसकी सर्वप्रथम खोज चार्ल्स मैसन ने की। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन ने खोज तो कर ली कि ये ऐसे कहा कि हाँ एक प्राचीन सभ्यता की दबे होने के प्रमाण है, लेकिन वो क्या है, इसकी प्राचीनता के बारे में अनुमान नहीं लगा सका। फिर इसके बाद में हम बात करें, मैंने बताया दूसरा जो इसकी बताया कि हाँ जो ये आसपास का इलाका है, हड़प्पा के आसपास का इलाका, तो यहाँ एक बहुत प्राचीन ध्वस्त किला होने का अनुमान लगाया। किसने? बर्गेस महोदय ने। किसने लगाया दोस्तों? बर्गेस महोदय ने। इस सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसका नामकरण किस प्रकार किया गया, इसे और किस किस नाम से जाना
जाता है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का नामकरण, कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से किया गया दोस्तों, और अन्य किस किस नामों से इसे जाना जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम देखें इसे, हम जो इसका प्रथम उत्खनन स्थल है, प्रथम उत्खनन स्थल, उसके आधार पर इसका नामकरण हड़प्पा रखा गया। पहला कौन सा हो गया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। एक नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों किस कारण से, इसका जो प्रथम उत्खनन स्थल है जिसकी खोज 1921-22 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई, जो उत्खनन स्थल है उसे कहते हैं हम हड़प्पा। और इस प्रथम उत्खनन स्थल के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। और दोस्तों ये नाम दिया किसने, डॉक्टर एस आर राव ने। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करें हम दोस्तों, तो दूसरा है इसका सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता नामकरण है ये दिया गया जॉन मार्शल द्वारा। सिंधु सभ्यता दोस्तों ये नाम दिया किसने, जॉन मार्शल ने। दोस्तों जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, अर्थात सिंधु नदी का जो अपवा तंत्र है, उस अपवा तंत्र पर विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। और किसने दिया, जॉन मार्शल ने। दोस्तों 1932 ईस्वी में इनका एक समाचार पत्र द लंदन वीकली प्रकाशित हुआ, और द लंदन वीकली में इन्होंने कहा कि यह सभ्यता किस नाम से है, सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाएगी। तो कब, जॉन मार्शल ने 1932 में द लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में इसे क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया। अब तीसरी बात करें दोस्तों, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हमें साक्ष्य तो प्राप्त हुए, इसके लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज तक उन लिखित साक्ष्यों को कोई पढ़ नहीं पाया है। तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, परंतु इन्हें पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें चौथी, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। एक है दोस्तों सिंधु सभ्यता, एक है सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों में अंतर है, एक तो सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने, और हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता। जो भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद में डॉक्टर रफीक मुगल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। किसने दिया, डॉक्टर रफीक मुगल ने। तो दोस्तों इसके नामकरण के बारे में बात करें तो इसे अन्य नामों से कौन कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन महोदय द्वारा 1826 ईस्वी में की गई, और प्रथम ध्वस्त किला होने का जो अनुमान लगाया वो 1834 ईस्वी में वर्गीस महोदय द्वारा लगाया गया। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है उसके बारे में। किसके बारे में, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में, कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तारित है। दोस्तों बात करें जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक विस्तृत है। कहाँ तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान तक जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है वहां तक फैला हुआ है। बात करें दोस्तों भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम है कहाँ पे,
कम विस्तार अफगानिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? अफगानिस्तान में। दोस्तों विस्तार की बात करें तो विस्तार उत्तर में यहाँ मांडा एक जगह पड़ती है, उत्तर में जगह है जिसका नाम है मांडा। कौन सा जगह? मांडा। मांडा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में एक जिला है अखनूर जिला। अखनूर जिला। अखनूर जिले में ये मांडा जो स्थल है, सिंधु सभ्यता का उत्तरतम स्थल, ये अवस्थित है। कहाँ पे? अखनूर जिला, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों देखें तो जो मांडा है, यहाँ जो नदी बहती है यहाँ से, ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो नदी है दोस्तों, नदी है कौन सी? चिनाब। कौन सी दोस्तों? चिनाब नदी। तो जो सिंधु सभ्यता का उत्तरतम स्थल है वो है मांडा, और ये अखनूर जिले जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दोस्तों जो मांडा है, ये मांडा चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। अब दोस्तों उत्तर से हम चलेंगे दक्षिण, तो दक्षिण में दोस्तों यहाँ पे ये दक्षिणतम इलाका जो सिंधु सभ्यता है इसका दक्षिणतम इलाका है, और ये है दाइमाबाद। दाइमाबाद कौन सा है दोस्तों? दाइमाबाद। और दाइमाबाद ठीक है कौन सी जगह है? महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। कौन सी जगह पड़ता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा? अहमदनगर जिला है। अहमदनगर जिला। अहमदनगर जो जिला है उस अहमदनगर जिला में पड़ता है, और ये कौन सी जगह है? महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी दोस्तों? प्रवरा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ध्यान रखना, यदि प्रवरा नदी नहीं है लिखा हुआ और गोदावरी आ जाए तो गोदावरी करना है अपन को उत्तर। गोदावरी ठीक है, क्या करना है? गोदावरी। प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है दाइमाबाद। दोस्तों अब इसका हम पूर्वी स्थल देखें तो पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन सा है दोस्तों? आलमगीरपुर है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह? मेरठ में। मेरठ यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ कौन सी नदी जाती है दोस्तों? यहाँ हेंडन नदी के किनारे ये अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे? हेंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? हेंडन नदी के किनारे। ये दोस्तों हो गया पूर्वी, ठीक है, ये हो गया दक्षिणी, और ये पश्चिमी हम देखें तो पश्चिमी जो इलाका है दोस्तों यहाँ पाकिस्तान में पड़ता है, और इसे कहते हैं बलूचिस्तान। क्या कहते हैं? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में है जिसे कहते हैं सुतकांगी डोर। सुतकांगी डोर ठीक है। कौन सा स्थल है दोस्तों? सुतकांगी डोर। और ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। दोस्तों नदी है दास्क नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों हम देखिए जो सिंधु सभ्यता का है उत्तरतम स्थल है वो मांडा है, और दक्षिणतम स्थल दाइमाबाद है। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है उसका पूर्वोत्तर जो स्थल है वो आलमगीरपुर जो मेरठ जिला यूपी में पड़ता है। दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे विकसित हुआ। दोस्तों बात करें जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी स्थल है दोस्तों, बात करें जो पश्चिमी स्थल है वो पश्चिमी स्थल है सुतकांगी डोर। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। तो दोस्तों हमने बात करी कि जो सिंधु सभ्यता है इस सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों बात करें सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है, जबकि उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है ये लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। दोस्तों बात करें जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार वर्तमान में लगभग 13 से 15 लाख वर्ग किलोमीटर के मध्य विस्तृत है। अर्थात जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों वो लगभग 13 से 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका जो लंबाई हम पूर्व से पश्चिम देखें 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण देखें तो दोस्तों लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। अब दोस्तों हमने बात करी जो सिंधु सभ्यता का जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र में दोस्तों बहुत सारी नदियां आती है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें सरस्वती की। तो दोस्तों सरस्वती जो नदी है इस सरस्वती नदी का जो प्राचीन नाम है वो है दोस्तों ध्वसद्वती। ठीक है, कौन सी नदी? ध्वसद्वती नदी। दोस्तों ऐसे ही हम बात करें सतलज नदी की। सतलज नदी
तो दोस्तों इस सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? शतुद्री नदी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम बात करें दोस्तों, जो व्यास नदी है, जो रावी नदी है, चिनाब, झेलम आदि के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों व्यास नदी। ठीक है, तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों विपाशा। ठीक है, और जो चिनाब है, कौन सी दोस्तों? चिनाब नदी। और चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है अस्किनी। अस्किनी। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें रावी नदी, तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है दोस्तों परोशनी। कौन सी नदी है? परोशनी नदी। और दोस्तों जो झेलम नदी है, कौन सी? झेलम नदी। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों वितास्ता। कौन सा है? वितास्ता। तो ये सिंधु नदी तंत्र की कुछ नदियां हैं दोस्तों, और इनका जो प्राचीन नाम है उनके बारे में हम बात करें। जो सिंधु नदी है उसका जो अपवा तंत्र है उसमें शामिल होने वाली नदियां हैं सरस्वती, सतलज, व्यास, चिनाब और रावी और झेलम। तो जो सरस्वती नदी है उसको ध्वजदती नदी, सतलज नदी को शतुद्री नदी, व्यास को विपाशा, चिनाब को अस्किनी, रावी को परोशनी और झेलम को वितास्ता। दोस्तों जो रावी नदी है उस रावी नदी के बारे में एक घटना प्रचलित है। ठीक है, वेदों में एक घटना का उल्लेख है, दशराग्य युद्ध। कौन सा दोस्तों? दशराग्य युद्ध, प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये दशराग्य युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जो 10 राजाओं और जो भरत जन के राजा सुदास है उसके मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। दोस्तों अब हम बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में हम देखें तो कैसा है? त्रिभुजाकार था। प्रारंभ में कैसा था? त्रिभुजाकार आकृति में था। लेकिन दोस्तों अब देखें तो इसकी आकृति है वो समचतुर्भुज के समान दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? समचतुर्भुज के समान दिखाई पड़ती है। पहले कैसी थी दोस्तों? पहले ये त्रिभुजाकार आकृति में दिखता था, इसका विस्तार क्षेत्र, और अब इसका विस्तार क्षेत्र हमें दिखाई देता है किस आकार में? समचतुर्भुजाकार स्थिति में दिखाई पड़ता है। दोस्तों हम बात करें जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, इस सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक स्थल भारत में बात करें तो गुजरात राज्य में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी इसके स्थल देखने को मिले, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, हम ज्यादातर जो स्थल है वो गुजरात राज्य में ही अवस्थित है। हम देखें दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 2000 से अधिक, कितने? अब तक 2000 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है। अब दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का समय है वो समय क्या माना जाता है, और अलग अलग विद्वानों ने क्या है अलग अलग बात कही है कि इसका समय यहाँ से यहाँ तक है, और इसको कौन कौन से कालखंड में विभाजित किया गया है। हम उसको पढ़ेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करें जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। हम देखें तो जो सिंधु सभ्यता का कालखंड है उसको हम बात करें तो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक दोस्तों? 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक किसका कालखंड माना जाता है? सिंधु सभ्यता का कालखंड माना जाता है। इसको भी दोस्तों जो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है इसको दोस्तों हमने 3 भागों में विभाजित किया है। एक है दोस्तों पूर्व हड़प्पा काल, और दूसरा है दोस्तों परिपक्व काल। कौन सा है? परिपक्व काल। यह वह अवस्था है जिस अवस्था में सिंधु सभ्यता पूरी तरह से फलीभूत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जो कालखंड है उसे कहते हैं उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल। तो दोस्तों इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों इसका जो समय कालखंड देखें 3500 ईसा पूर्व से, इसका कालखंड है दोस्तों 3500 ईसा पूर्व से लगभग 2600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करें पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थलों की बात करें तो जो हमारा कालीबंगा है, कालीबंगा को भी एक पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। उदयपुर में स्थित बालाथल को भी किसमें? पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हम बात करें परिपक्व काल की, और परिपक्व जो काल है इसका कालखंड माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक।
कब तक दोस्तों? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर हड़प्पा काल है दोस्तों, इसका कालखंड माना जाता है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों जो हड़प्पा काल का सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय पीरियड है उसको कितने भागों में विभाजित कर रखा है? उसको भी 3 भागों में विभाजित कर रखा है। दोस्तों कौन कौन से भागों में विभाजित किया? हड़प्पा काल, ठीक है, परिपक्व काल, उत्तर हड़प्पा काल। परिपक्व काल का मतलब है जो सिंधु सभ्यता का जो मेन पीरियड है उसे क्या कहा गया? परिपक्व काल कहा गया। जबकि जो बाद में धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का अंत प्रारंभ हो गया उस कालखंड को कहा गया उत्तर हड़प्पा काल। क्या कहा गया दोस्तों? उत्तर हड़प्पा काल। और इन सबका का समय पीरियड क्या है? समय पीरियड 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। तो हम देखें जो परिपक्व काल है, इस परिपक्व काल के बहुत सारे स्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में, ठीक है, और भारत में और अफगानिस्तान में ज्यादातर जो स्थल है उन ज्यादातर स्थलों को हम देखें तो परिपक्व काल के माने जाते हैं। कौन से काल के माने जाते हैं दोस्तों? परिपक्व काल के माने जाते हैं। इस कालखंड के दौरान ही ज्यादातर जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के वो फलीभूत हुए, ठीक है। और इस कालखंड तक, उत्तर हड़प्पा कालखंड तक आते आते इन सभी स्थलों को किसी न किसी कारण से, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से इनका क्या हो गया? समाप्ति हो गई और ये स्थल धीरे धीरे अपने अंतिम पराकाष्ठा तक चले गए। अब दोस्तों जो हमारे यहाँ जो सिंधु सभ्यता का कालखंड है या फिर अन्य जो प्राचीन जो वस्तुएं हमें मिली हैं अनेक सभ्यताओं से, उनकी जो ज्ञान है वही कितना पुराना है, ठीक है, इसके बारे में पता किस प्रकार से चला। तो दोस्तों हमारे यहाँ 2 रेटिंग पद्धति अपनाई जाती है। कितनी? 2 रेटिंग पद्धति, ठीक है। इन 2 रेटिंग पद्धतियों के आधार पर क्या है, किसका, किसी भी जो जीव है, प्राचीन कोई वस्तु मिली है उस वस्तु के बारे में, उसकी एज के बारे में पता कर लिया जाता है कि कितनी पुरानी है। तो दोस्तों एक रेटिंग पद्धति है जिसे कहते हैं हम रेडियो कार्बन पद्धति। कौन सी पद्धति? रेडियो कार्बन पद्धति, जिसे C14 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? C14 के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों क्या होता है, हमारे यहाँ देखा कि कोई भी तत्व होता है, ठीक है, कोई निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उन निर्जीव व सजीव वस्तुओं में 2 प्रकार की कार्बन की मात्रा हमारे जो पदार्थ हैं उनमें देखने को मिलती है। एक कौन सी? एक तो दोस्तों C12 और दूसरी दोस्तों C14। ये 2 प्रकार के तत्व उसमें देखने को मिलते हैं, C12 और C14। बात करें दोस्तों C14 की, जो C14 है इसकी मात्रा जो जीवित प्राणी है उन जीवित प्राणियों में दोनों की मात्रा समान रूप से देखने को मिलती है। जैसे जैसे उनकी डेथ हो जाती है, जैसे जैसे उनकी डेथ हो जाती है दोस्तों, तो क्या होता है, उनकी डेथ होने के बाद में लंबे समय बाद गणना की जाती है कि इसकी आयु कितनी रह गई है। तो उसके लिए दोस्तों एक निश्चित तिथि तय कर रखी है। जो C14 है इसकी मात्रा लगभग 5730 वर्ष बाद, कितने दोस्तों? लगभग 5730 वर्ष बाद जो C14 कार्बन है इसकी मात्रा घटकर कितनी हो जाती है? 50% रह जाती है। कितनी रह जाती है? 50% रह जाती है, अर्थात आधी रह जाती है। कार्बन C14 की मात्रा घटकर 50% रह जाती है। उस आधार पर ही क्या उस वस्तु या पदार्थ का आकलन किया जाता है कि ये इतनी पुरानी है। दोस्तों आप देखा होगा कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में हम अध्ययन करते हैं कि जो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इस पेड़ की आयु कितनी है, इस पेड़ की आयु कितनी है। तो इस पेड़ में दोस्तों वलय लगे हुए थे, वलय क्या लगे होते हैं? तो वलय, तो वलयों के आधार पर ये गणना कर ली जाती है कि इस पेड़ की आयु इतनी होती है। इसी प्रकार से जो कार्बन रेडियो कार्बन पद्धति है, इस रेडियो कार्बन पद्धति से भी ये अनुमान लगा लिया जाता है कि इसकी एज इतनी होगी। तो दोस्तों हम बात करें रेडियो कार्बन पद्धति जो ये है, इसकी खोज की थी, खोज की दोस्तों बिलियर्ड एम सिब्बी ने रेडियो कार्बन पद्धति की खोज की थी। अर्थात रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की आयु की गणना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कालखंड
क्या है, अर्थात इसका जो समय पीरियड है वो कब का माना जाता है। तो हमने देखा तो दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर, ठीक है, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कालखंड माना जाता है दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों जो ये कालखंड है इस कालखंड को दो बड़े विद्वानों ने भी क्या दी, मान्यता दी कि हाँ वास्तव में इसका कालखंड यही माना जाता है। एक तो रोमिला थापर और दूसरे थे कौन, डॉक्टर डीपी अग्रवाल। एक तो रोमिला थापर और डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने यह कहा कि इसका कालखंड लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास ही माना जाता है। तो रेडियो कार्बन पद्धति से इनका समय पीरियड क्या है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसको समर्थन किसने दिया, समर्थन दिया दोस्तों डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर डीपी अग्रवाल, ठीक है, इन दोनों को इसका समर्थन प्राप्त हो गया। अब दोस्तों ये तो बात हो गई सिंधु सभ्यता के कालखंड के बारे में। अब हम बात करेंगे जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनकी लिपि क्या थी, किसकी बात करेंगे दोस्तों, लिपि की बात करेंगे कि उनकी लिपि कौन सी थी और उनको लिपि का ज्ञान था भी नहीं था, ठीक है, तो उनके यहाँ अक्षरदेव किस प्रकार के थे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लिपि के, तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनको लिपि का ज्ञान था। पहली बात तो क्या, सिंधुवासी लोगों को लिपि का ज्ञान था, ठीक है। दोस्तों ये बात अलग है कि उनको वो पढ़ना नहीं आती थी लेकिन लिपि का उनको ज्ञान था, लेकिन उस लिपि को पढ़ नहीं पाते थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी दोस्तों, भाव चित्रात्मक। कैसी थी, भाव चित्रात्मक, अर्थात वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ऐसे चित्र बनाते थे जिन चित्रों के माध्यम से वो उसको समझाने का प्रयास करते थे, ठीक है दोस्तों। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी, ठीक है। तो किस प्रकार की थी वहां की लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधुवासी लोग थे उनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। दोस्तों जो भाव, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये जो लिपि लिखते थे इस लिपि को बाएं से दाएं, कहां से दोस्तों, बाएं से इधर आते थे दाएं, ऐसे लिखते हुए, फिर यहाँ दाएं से जाते थे वापस बाएं ओर, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाते थे और दाएं से बाएं, फिर ये क्रम चलता रहता था। फिर बाएं से कहाँ आएंगे, दाएं आएंगे, फिर दाएं से वापस कहाँ जाएंगे, बाएं चलेंगे। तो ऐसे चलते हुए तो सर्प किसी आकृति बनाते हुए लिखते थे। इस कारण इस लिपि को कहा गया सर्पिलाकार लिपि। क्या कहा गया, सर्पिलाकार लिपि। या दोस्तों आपने देखा होगा जो गांव है, गांव में पशु होते हैं, ठीक है, तो पशुओं में जो हमारी जो पवित्र पशु है जिसे हम मानते हैं वो क्या है, गौ, ठीक है। तो जो गौ होती है दोस्तों, जब ये बाथरूम करती है तो जब चलती है तो चलते हुए पीछे इसका पीछे जो बात आकृति बनती है तो कुछ ऐसी आकृति बनती है दोस्तों, इसलिए इसे गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौमूत्री लिपि। कौन सी लिपि दोस्तों, गौमूत्री लिपि। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनको लिपि का ज्ञान था, ठीक है। लिपि किस प्रकार की, भाव चित्रात्मक लिपि की थी जिसे पिक्टोग्राफी भी कहते हैं और इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। और ये कौन सी लिपि के नाम से भी जानी जाती है, गौमूत्री लिपि के नाम से भी जाती है। अब दोस्तों हम बात करें, एक विचारक है, इतिहासकार है डॉक्टर बीबी लाल। बीबी लाल, इस बीबी लाल ने क्या कहा, बीबी लाल ने मत दिया कि जो ये लिपि है इस लिपि को उन्होंने नाम दिया बुस्टोफेदन। बुस्टोफेदन, क्या नाम दिया, बुस्टोफेदन। तो किसने कहा, जो सिंधु वासी हैं उनकी लिपि को बुस्टोफेदन नाम किसने दिया, बीबी लाल ने। किसने दिया दोस्तों, बीबी लाल ने। अब दोस्तों हम बात करें कि ये लिपि वास्तव में आज तक क्या इस लिपि को किसी ने पढ़ा है,
ठीक है, ये क्या है, पढ़ने लायक है। तो बात करें दोस्तों कि इस लिपि को पढ़ने का प्रयास एक अंग्रेज अधिकारी है डॉक्टर वेडेन महोदय, वेडेन महोदय, वेडेन महोदय ने किसको, इस सिंधु की सभ्यता के लोग हैं उनकी जो सिंधु लिपि थी, सैंधव लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, सर्वप्रथम सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया, डॉक्टर बेडे महोदय ने। लेकिन इस लिपि को ये पढ़ नहीं पाए। दोस्तों आज तक ऐसा बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने प्रयास किया, लेकिन इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। हम भारतीय लोगों की बात करें तो भारतीय लोगों में भी ऐसे इतिहासकारों हैं जिन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया, जिसमें झा का नाम हमें देखने को मिलता है। किसका, नटवरलाल झा का नाम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों हम बात करें आगे, जो हड़प्पावासी है, ठीक है, इनकी भाषा को क्या कहा गया, अज्ञात भाषा कहा गया। क्या कहा गया, अज्ञात भाषा, अर्थात इसके बारे में अभी तक किसी को कोई ज्ञान नहीं है। तो जो विद्वान है, जो बड़े बड़े इतिहासकार है, उन्होंने ये भी कहा जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी, सैंधव भाषा, सैंधव लिपि है, इसके बारे में दो प्रकार के मत प्रचलित थे कि ये तो ये लिपि है, ये लिपि या तो इंडो यूरोपियन है, इंडो यूरोपियन, जिसे हम भारोपीय भी कह सकते हैं, भारोपीय, ठीक है। या वो बोलते हैं कि ये द्रविड़ है, कौन सी है, द्रविड़, द्रविड़ जो भाषा है उस भाषा का अंग है। तो इस प्रकार के दो मत प्रचलित है कि जो सैंधव लिपि है या तो इंडो यूरोपीय लिपि से उद्भव हुई है या फिर द्रविड़ भाषा से उद्भव हुई है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो मत प्रचलित है, ज्यादातर सर्वमान्य मत माना जाता है, वो माना जाता है द्रविड़ भाषा की ये लिपि मानी जाती है। कौन सी भाषा की, द्रविड़ भाषा की, अर्थात द्रविड़ परिवार की ये भाषा है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हमने छोटी मोटी कुछ जानकारी देखी सिंधु सभ्यता के बारे में। कल हम देखेंगे जो सिंधु सभ्यता के स्थल है, भारत में कौन कौन से स्थल है, वहां से किस प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और किस किस ने उसकी खोज की, ठीक है, कब उसका उत्खनन हुआ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं एक बार आपसे पुनः फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।